सो दोस्तों, मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई है। बट इस हाई में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कि अपने टॉप से 50%, 60%, 70, इवन 80% तक गिर चुके हैं। सो तो सवाल ये है कि एक इतने अच्छे मार्केट में, एक इतने ऊपर जाते हुए मार्केट में, आखिर ये कोविड जैसा फॉल क्यों दिख रहा है कुछ शेयर्स में? क्योंकि कोविड के टाइम पे भी शेयर्स ऐसे ही गिरे थे, 50, 60, 70, 80%। सो ऐसा क्या हो गया कि अभी भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि अच्छे शेयर्स हैं, क्वालिटी शेयर्स हैं, जिनका नाम था, जिन्होंने रिटर्न्स दिए थे, लेकिन अब वो गिर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये एक डेंजर सिग्नल है या फिर यह है एक अपॉर्चुनिटी? इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है क्रैश टू कैश। इस सीरीज में हम उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को कवर करेंगे जो कि अपने टॉप से एटलीस्ट 50% गिर चुके हैं। और हम वो स्टॉक्स भी कवर करेंगे जिनकी गिरावट लगभग 75% से 80% हो चुकी है। और ऑब्जेक्टिवली देखेंगे कि ये सिर्फ ऐसे ही गिर गए हैं या कि इनके फंडामेंटल्स भी खराब हो चुके हैं। और इन स्टॉक्स को कंसिडर करने के पहले ये जो वीडियोस हैं आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इसमें कुछ रिसर्च तो मैंने अपने एंड से कर दी है, बट हमेशा स्टॉक लेने के पहले आपको भी उतनी ही रिसर्च करनी पड़ेगी। सो इस सीरीज का पहला स्टॉक जो हमने उठाया है वो पेंट सेक्टर का एक स्मॉल कैप प्लेयर है जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स। इस वीडियो में हम इंडिगो को 4 क्लियर एंगल से देखेंगे। पहला, इंडिगो गिरा क्यों? उस फॉल के पीछे की कहानी क्या रही? दूसरा, कंपनी के एक्चुअल फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं? तीसरा, वो कौन से रीजंस हैं जो इंडिगो को आगे के लिए एक पॉजिटिव कैंडिडेट बनाता है? और चौथा, कौन से वो की रिस्क्स हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? इसका मतलब कि ये वीडियो सिर्फ स्टॉक्स की बुलिशनेस को नहीं दर्शाता, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी पड़े। सो इंडिगो पेंट्स एक इंडियन डेकोरेटिव पेंट्स कंपनी है जो इमल्शंस, इनेमल्स, प्राइमर्स, डिस्टेंपर्स और पुट्टी बनाती है। ये एशियन पेंट्स जितनी बड़ी जाइंट तो नहीं है, लेकिन ये एक चैलेंजर ब्रांड है जो प्रीमियम और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 18,000 से भी ज़्यादा डीलर नेटवर्क्स का है। इनके पास लगभग 12,000 के करीब प्रिंटिंग मशीन्स हैं। इनकी प्रेजेंस अक्रॉस 28 स्टेट्स है और इसी के साथ इनके पास 5 मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये स्टॉक गिरा क्यों? ये आईपीओ के बाद से ऑलमोस्ट 65% गिर चुका है और अभी स्टॉक में ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं जो कि इसे एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे लेके जाएं। सो पहला है डिमांड स्लोडाउन। सो ओवरऑल रियल स्टेट और रीपेंटिंग साइकिल्स थोड़ी स्लो हो चुकी हैं। तो ये जो है ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ही एक हेडविंड साबित हो रही है, चाहे इसमें एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, एक्जो नोबल हो या फिर हमारा इंडिगो पेंट्स। सारी ही कंपनी अपनी रेवेन्यूज़ को और मार्जिन्स को ग्रो करने में बहुत ही स्ट्रगल कर रही हैं। सो उसका एक पार्ट इंडिगो पेंट्स को भी जाता है। दूसरा है अर्निंग्स ग्रोथ का स्लो होना। तो जैसा कि हमने बताया कि हेडविंड्स की वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री को ही ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। तो इंडिगो के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब इंडस्ट्री स्ट्रगल करती है तो उसमें बैठे सारे ही प्लेयर्स खराब करते हैं और जैसे भी ये हेडविंड्स टेल विंड्स में बदल जाती हैं तो सारे ही प्लेयर्स अच्छा करते हैं। और क्योंकि इंडिगो एक स्मॉल प्लेयर है तो इसे तेजी से बढ़ने में उसमें सहायता मिलती है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैल्यूएशन का गेम। अब क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारा आईपीओ मार्केट कैसा है, यहाँ जब भी कोई स्टॉक का आईपीओ आता है तो एक फ्रेंजी सी बन जाती है, एक पागलपन सा बन जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को जाने बिना, उसके रेवेन्यूज बैलेंस शीट को जाने बिना, उसके किसी भी एलिमेंट को जाने के बिना बहुत सारा पैसा लगाते हैं, जिससे डिमांड बढ़ने के कारण आईपीओ के टाइम तो वैल्यूएशन हाई पे लिस्ट हो जाती है, स्टॉक्स लिस्ट हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ओवर प्राइस्ड स्टॉक को टाइम के साथ अपनी असली वैल्यूएशन पे आना पड़ता है। सो आईपीओ के टाइम जहां इंडिगो पेंट्स प्रीमियम वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ था, जैसे भी हेडविंड आई और क्योंकि ये स्मॉल कैप की एक कंपनी है तो इसका फॉल भी कुछ वैसा ही होता है। सो स्टॉक गिरने का मेन कारण इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन का टूटना है, ना कि कंपनी में कोई मेजर चैलेंज की वजह से। और ये हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे जो कि है इसका फाइनेंशियल। सो अगर आप इंडिगो पेंट्स को देखोगे, सो इनका चार्ट जो है वो आपको दिखाता है कि इंडिगो पेंट्स अपने पिछले 3 साल के टाइम में
अगर आप इसके चार्ट्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि आईपीओ में इनकी लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिरता ही गया है। इसने अपने लो को लगभग 2023 के मार्च में टच किया था और उसके बाद ये फिर से थोड़ा-सा बढ़ता है और फिर गिरने लगता है और अभी भी इसकी हालत कुछ ऐसी ही है। ये कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग एंड पॉजिटिव साइंस नहीं दिखा रहा है। तो चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे और देखते हैं कि क्या ये फाइनेंशियली ख़राब कर रहा है। सो अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो आप देखोगे कि सितंबर 2022 में 243 था और अभी के लेटेस्ट क्वार्टर में ये 298 हो चुका है और डेफिनेटली ये मार्च 2025 से थोड़ा कम है, दिसंबर 2024 से भी कम है। बट क्योंकि पेंट की जो इंडस्ट्री होती है वो साइक्लिक होती है, इनका कंटिन्यूअस क्वार्टर वाइज नहीं बढ़ता है रेवेन्यू या प्रॉफिट। सो इनको आपको क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करना पड़ेगा। सो अगर आप सितंबर 25 को सितंबर 24 से कंपेयर करो तो आप देखोगे कि इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ ही है। फिर जून 25 को अगर आप जून 24 से देखोगे तो भी 1 करोड़ का आपको एक्स्ट्रा ही दिखेगा, ये गिरता हुआ रेवेन्यू नहीं है। असली पिक्चर आपको समझ में आएगी इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर आप देखो, सो अगर आप इनके लास्ट के क्वार्टर्स लास्ट के ईयर्स देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये कंटिन्यूअस ये कंपनी बढ़ी रही है। 64 करोड़ से बढ़ते हुए ये 1288 करोड़ तक, सॉरी, लेटेस्ट 1277 करोड़ तक ये बढ़ी है और अभी भी ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 1288 करोड़ तक जा चुकी है। तो मतलब रेवेन्यू में तो इसके कोई दिक्कत नहीं है, डिस्पाइट एक इंडस्ट्रियल हेडविंड चल रही है जो कि कंपनीज को आगे बढ़ने से रोक रही है या उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। फिर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे, सो प्रॉफिट भी मोर और लेस पिछले 2 साल के जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। आप इसको कोई फॉल नहीं कह सकते हो, ये कोई मेजर फॉल नहीं है क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मोर और लेस सेम ही है। मे बी मार्जिन का 1-2% का अंतर है, ये 19% एंड 18%। एंड ओवरऑल मार्जिन में भी अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनकी अच्छी ही हो रही है। ये 15 थी, 17 एंड ये अभी 19-18 पे चल रही है, तो अभी मार्जिन भी इनकी हायर साइड पे ही है। सो क्या हमारा रेवेन्यू खराब था? आंसर है नहीं। क्या इसका प्रॉफिट खराब था? उसका आंसर है नहीं। क्या इनके मार्जिन्स खराब हैं? इसका आंसर है नहीं। और मैं इनके कॉन कॉल के थ्रू भी गया तो इनके कॉन कॉल में इनके कॉन कॉल में एक बहुत ही यूनिक बात पता चली जो कि थी इनके क्वार्टर्स को लेके कि क्योंकि मोस्टली जो क्वार्टर टू होता है वो क्वार्टर वन से अच्छा नहीं होता है या फिर उससे कम ही होता है, वो हम चेक भी कर लेते हैं। सो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाएं तो आप देखोगे कि जो सितंबर का क्वार्टर है उसका प्रॉफिट 26 करोड़ है और क्वार्टर वन जो था इनका उसका भी 26 करोड़ है। बट क्या ये उसके पहले क्वार्टर्स में भी हमें ये दिखता है? सो चेक कर लेते हैं। तो जो सितंबर 24 का क्वार्टर था वो 24 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन क्वार्टर वन जो था वो मजबूत था। फिर एक एक क्वार्टर पहले चलते हैं। इसमें आप देखोगे कि सितंबर का क्वार्टर जो है 26 था और उसका पहले का क्वार्टर उससे मजबूत था। तो हर बार ये होता है कि क्वार्टर वन मजबूत होता है, क्वार्टर टू कमज़ोर होता है, बट इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। दोनों ही क्वार्टर्स ऑलमोस्ट सेम हैं और अगर आप सेल्स की बात करो तो 3 करोड़ का एक्स्ट्रा ही सेल हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इस साल ज़्यादा है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो कि कॉन कॉल में मैंने सुना कि क्वार्टर टू क्वार्टर वन से बेटर है। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि डिमांड शायद फिर से रिकवर कर सकती है। ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको आप एकदम सच ही मान लो, पत्थर की लकीर मान लो, बट ये मार्केट ट्रिगर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि शायद मार्केट में वापस से डिमांड आने वाली है। और ये सेम चीज़ हमें एशियन पेंट्स के क्वार्टर टू में भी मिली, जहाँ पे एशियन पेंट्स ने सारे एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया और उनके रिवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स अच्छे ग्रो किए और आपने देखा था कि एशियन पेंट्स का स्टॉक भी ग्रो किया था। सो ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री में ये देखने को मिल रहा है कि चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हैं, बदल रही हैं। एक पॉजिटिव वे में शायद इंडस्ट्री को एक पुश मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें केवल फॉर रिसर्च पर्पज़ हैं। आप भी इन चीज़ों को पढ़िए और समझिए और अपना दिमाग लगा के अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। अब चलते हैं इनके टेक्निकल चार्ट्स पे और देखते हैं कि ये स्टॉक अपने टॉप से कितना गिर चुका है। सो इनका जो हाई बना था वो लगभग
3229 का था। सो अगर हम इसे उल्टा करके आएँ, अगर हम देखें कि ये अपने टॉप से कितना गिरा है, तो आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट 64-65% तक क्रैश हो चुका है। सो अ स्टॉक दैट इज़ डिलिवरिंग द हाईएस्ट प्रॉफिट, दैट इज़ डिलिवरिंग द हाईएस्ट रेवेन्यू, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा है और आई गेस इनका केपेक्स भी जो है इन्होंने अच्छा किया है। अगर आप केपेक्स की बात करो तो केपेक्स में भी आप देखोगे कि पिछले 3-4 साल से ये काफ़ी अच्छा केपेक्स कर रहे हैं। इसके पहले ये बहुत अच्छा केपेक्स नहीं करते थे, आप ये देख सकते हो। सो ये केपेक्स भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें मार्केट में रिकवरी आने का अंदेशा है और हमसे पहले प्रमोटर्स ये चीज़ें समझ लेते हैं क्योंकि उनके पास रिसर्च टीम एंड मार्केटिंग टीम्स होती हैं। सो आप इस सारे डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। फिर अगर हम अ, अब हम इनके अगर कुछ फाइनेंशियल स्नैपशॉट को देखोगे तो आप देख पाओगे कि इनका जो रेवेन्यू था वो 3.5 से बढ़ा ही है ईयर ऑन ईयर। एंड फिर आप ग्रॉस मार्जिन की अगर बात करो तो इनकी मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुई है। एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो भी सही रही हैं। तो मोस्टली आपको चीज़ों में ग्रोथ ही मिलेगा। सो अगर हम फर्स्ट हाफ की भी बात करें, सो आप देखोगे कि फर्स्ट हाफ में भी इनकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती दिख रही हैं। जैसे कि इनका रेवेन्यू ग्रो होता हुआ दिख रहा है हमें, इनका पैट ग्रो होता हुआ दिख रहा है और इनकी ग्रॉस मार्जिन जो है वो मेंटेन्ड है प्रीवियस H1 से। सो चीज़ें गिरती हुई तो नहीं दिख रही हैं, या तो वो न्यूट्रल हैं या तो वो आगे बढ़ रही हैं। और इनके कॉन कॉल में और इनके पीपीटी में एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो इनके बेसिक प्रोडक्ट से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो जीडीपी नंबर से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जब प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होता है। सो आने वाले क्वार्टर्स में वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इंडिगो की ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सो अगर आप इनकी स्ट्रैटेजी को देखोगे तो सबसे पहला इनका है प्रोडक्ट इनोवेशन। ये नए-नए प्रोडक्ट्स लेके आते जा रहे हैं जो कि एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटर से थोड़ा हटके है। सो इनका जो क्लाइंट बेस है वो उसकी वजह से मेंटेन रहता है और दूसरे कंपनीज पे स्विच नहीं करता। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करो तो आप देखोगे कि ये इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 28 स्टेट्स में ये काम करते हैं, 54 डिपोज़ हैं, ऑलमोस्ट 19,000 के करीब इनके एक्टिव डीलर्स हैं और ये अभी भी धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिखेंगे आपको आने वाले टाइम में। और जो पेंट टिंटिंग मशीन्स हैं वो हमने डिस्कस किया था कि अराउंड 12,000 है। सो ये नंबर्स अच्छे हैं और इनका जो प्रेज़ेंस है वो टियर 3-4 सिटीज़ में अच्छा हो रहा है और अभी क्योंकि अच्छे मॉनसून्स आए हैं, जीएसटी साइकिल्स में कट हुआ है, सो ये जो रिलीफ़्स पब्लिक को मिल रहे हैं और इनकम टैक्स में भी रिडक्शन हुआ था। सो धीरे-धीरे हमें ये सारे इम्पैक्ट्स पेंट कंज़म्पशन या ओवरऑल कंज़म्पशन पे भी दिख सकते हैं क्योंकि रूरल डिमांड पिछले 2 साल से 3 साल से काफ़ी डाउन थी कोविड की वजह से, बट धीरे-धीरे हमें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में पेंट कंपनीज़ या वो सारी कंपनीज़ जिनका रेवेन्यू या प्रॉफ़िट रूरल सेगमेंट की वजह से काफ़ी स्टक था, वो हमें इम्प्रूव होता दिख सकता है। थर्ड है कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। ये अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को बढ़ा रहे हैं। इनका एक नया वाटर बेस्ड प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 90,000 किलोलीटर की है पर ईयर। वो क्वार्टर 4 एफआई 26 में स्टार्ट होता दिखेगा। सो इसकी वजह से इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मतलब बढ़ता सेल्स, बढ़ता प्रॉफिट एंड बढ़ता एक्सपेंशन। इनका एक सॉल्वेंट प्लांट है जो कि दिसंबर 25 में इंडक्ट होना था। देखना होगा कि क्या जनवरी से उसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आप भी रिसर्च करिए, मैं भी रिसर्च करता रहूँगा। और इनका एक पुट्टी प्लांट भी है जो नवंबर में स्टार्ट हो चुका है। सो इसका मतलब है कि ये एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं। इनको कहीं न कहीं डिमांड आती हुई दिख रही है फ्यूचर में, इसीलिए इनका एक्सपेंशन अभी तक जारी जारी है। इसका मतलब है कि अगर डिमांड आती है तो इनका सप्लाई रेडी है। उसी के साथ-साथ इनका एक कंस्ट्रक्शन केमिकल भी है जो कि एप्पल केमी के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ है और ईस्ट एंड साउथ इंडिया में इसका ग्रोथ पिकअप कर रहा है। सो आने वाले टाइम में हमें ये जो छोटे-छोटे स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं इनके टोटल सेल्स में ऐड होते हुए दिख सकते हैं।
सो मैनेजमेंट का क्या आउटलुक रहा है इंडिगो के परफॉर्मेंस पे या फिर इंडिगो के फ्यूचर पे? सो अगर इन मैनेजमेंट की बात करें तो उन्हें डिमांड रिकवरी विजिबल लगती है। उन्हें दिख रहा है कि अब धीरे-धीरे, जैसे मैंने क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का कंपैरिज़न किया था, तो कॉल में भी उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें क्लियरली दिखाती हैं कि डिमांड धीरे-धीरे अब यहाँ से पिक करेगा और ओवरऑल इंडस्ट्री इससे बेनिफिट कर सकती है। दिवाली के बाद अच्छी खासी सेल हुई है, क्योंकि मॉनसून सीज़न भी अच्छा रहा था, तो उससे बम्पर क्रॉप हुए थे टियर 3 टियर 4 एरियाज़ में, विलेजेस में। सो एक्स्ट्रा इनकम जो होती है वो फिर हर सेक्टर में रिवेन्यू बढ़ाती है। सो द कंपनी इज़ होपफुल कि दिवाली सीज़न के बाद और जो ये शादी सीज़न है, आप देखोगे कि ये जो है बहुत बड़ा सीज़न होता है पेंट कंपनीज़ के लिए। सो क्वार्टर 3 इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वार्टर फॉर द पेंट कंपनीज़। सो हमें क्वार्टर 3 के नंबर्स शायद थोड़े बेहतर दिख सकते हैं कंपेयर टू द प्रीवियस 2 क्वार्टर्स। रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मलाइज़ हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन भी जो है वो काफ़ी कम है इस समय। ऑयल प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल हैं। सो ऑयल प्राइसेस का स्टेबल होने का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल पेंट्स यूज़ करते हैं उसमें क्रूड ऑयल के भी एक्सट्रैक्ट्स यूज़ होते हैं, तो वो भी इन्हें कम प्राइस पे ही मिलते हैं। सो इट कैन ऐड एडिशनल वैल्यू टू द कंपनी। और H2 में उन्होंने क्वार्टर 3 तो नहीं बोला है, बट H2 यानी क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में उन्हें उम्मीद है मैनेजमेंट को कि मार्जिन्स और भी अच्छे होंगे इनके। तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन अभी 18 पे है, मे बी वो 20-22 तक लेके जाना चाहें, बट जस्ट 20 भी एक काफ़ी अच्छा नंबर होगा। सो ये क्वार्टर 3 में देखने लायक चीज़ होगी। और लास्ट है इनका प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूविंग। सो इनका प्रोडक्ट मिक्स भी जो है वो इम्प्रूव होता दिख रहा है। नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए वर्टिकल्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, इनके नए-नए प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही हैं। सो इसका भी इम्पैक्ट आने वाले टाइम में मिल सकता है। सो इनके की रिस्क क्या हैं? ये तो हो गई अच्छी-अच्छी बातें, बट रिस्क तो देखो हमेशा बने रहेंगे। कुछ ऐसे रिस्क हैं जिस पे कभी कंट्रोल नहीं रहता है। सो जैसे डिमांड अगर अभी स्टार्ट हो रही है, वो फिर से किसी रीज़न से स्लो हो सकती है। ये प्रॉब्लम हमेशा रह सकती है मार्केट्स में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। एग्रेसिव कंपटीशन, सो यस, अभी आपने देखा होगा कि पेंट में बहुत सारे लोग घुस रहे हैं। जेएसडब्ल्यू पेंट्स भी घुसा, बिरला ओपस भी घुसा एंड एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स जैसे जाइंट ऑलरेडी हैं। बट मैनेजमेंट का कहना है कि वो कंपटीशन इनसे डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं करता है, बट डेफिनेटली कंपटीशन तो कंपटीशन ही होता है। यू कैन नॉट क्लोज योर आइज टू द कंपटीशन। एंड रॉ मटेरियल डेफिनेटली, अगर कुछ वॉर्स होते हैं, मिडिल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडिया का ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट होता है, सो प्राइसेस अगेन बढ़ सकते हैं। सो यस, दैट कुड बी अनदर रिस्क। एंड लास्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द न्यू प्लांट्स, क्योंकि ये नए प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन तो कर रहे हैं, बट अगर डिमांड नहीं बढ़ती है और ये फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं करते हैं अपने प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जो हैं उनके लिए काफ़ी हाई कॉस्ट के यूनिट्स हो जाते हैं, क्योंकि वो एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं। सो वो एक तरह का लॉस होता है। सो दे हैव टू मैनेज ऑल दीज रिस्क। सो ओवरऑल इनका बिजनेस समझने पे एक चीज़ क्लियर होती है कि इनके एज सच बिजनेस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इनके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, मार्जिन्स में, एक्सपेंशन में, इनोवेशन में, इनके ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है फंडामेंटल। ये बस एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि जब कंपनी छोटी होती है तो लोग सोचते हैं कि ये 20% से रेवेन्यू अपना ग्रो करते रहे। आईपीओ के टाइम एक बज़ होता है, बट अब जब एक्सपेक्टेशन टूटती हैं एंड वैल्यूएशन जब अपने प्राइस पे आना स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट होती हैं। आपने देखा होगा सेम चीज़ अदानी विल्मार में देखा होगा, टाटा टेक्नोलॉजीज़ में देखा होगा, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा होगा। ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे लिस्ट हुए थे और ये अच्छे स्टॉक्स थे, बट स्टिल टुडे दे आर काइंड ऑफ फाइटिंग टू रीगेन देयर टॉप। सो ये सिर्फ एक स्टॉक की कहानी नहीं है, सारे ही स्टॉक्स की कहानी है। सो ये कोई गारंटीड मल्टी बैगर तो नहीं है, लेकिन लेकिन डेफिनेटली एक हाई क्वालिटी क्रैश टू कैश कैंडिडेट दिखता है। So before investing, please ensure that you do your own research. You go through all the documents, you go through the screener, their financials, and उसके बाद ही आप एक informed decision लीजिए। Thank you so much. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फीडबैक प्लीज़ कमेंट में डालें, और नेक्स्ट स्टॉक कमेंट करें जो कि हमारे क्रैश टू कैश सीरीज़ का पार्ट बन सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।